नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और वो कहते हैं ना, एक शब्द जो आता है कि भैया रंग बदलते हैं, जिसके साथ आप रहो उसी तरह की सोबत का असर पड़ता है। तो साहेब के दोस्त ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी। अब यहाँ खतरा दूसरा पैदा हो गया। अब साहेब के साथ कई बार कहते हैं ना शिव जी, इधर कुआं उधर खाई, कि अभी जो दोस्त है उनकी वजह से परेशान है। अगर दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट को जो चुनौती दी और मामला कुछ गड़बड़ हो गया तो पता लगा सब कुछ निकल कर बाहर आ जाएगा। तो उनकी दिल की धड़कनें कल देर रात से और ज्यादा तेज हो गई थी। तो एक बड़ी स्टोरी हम आपके सामने लेकर आए हैं। और एक बात और मैं कहूंगा, इसमें एक छोटी सी चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। ये जो आपस की इनकी लड़ाई है, वो न केवल एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहा है, बल्कि एक दूसरे को फंसाता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने अंदाज में करेंगे। और बस कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक करके हम बड़े संक्षेप में, क्योंकि ये बहुत गंभीर और गहरी बातें हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत संक्षेप दर्शकों को हम बताने की कोशिश करेंगे। और ये मामला वाकई बहुत गंभीर है, वाकई बहुत बड़ा है। जी शिव जी। इस पूरे प्रकरण की जो खबरें अखबार में छपी हैं वो हमारे भी सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने भी पढ़ी होंगी। क्या पढ़ के उनका भी मन कहेगा कि इसी तरीके के फैसले हम भी सुनाया करें, जो आम जनमानस में एक मिसाल कायम हो जाए और देश में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसे फैसलों की चर्चा हो। मैं भारत की मीडिया से भी बातचीत करना चाहता हूं। मास्टर स्ट्रोक बताने वाली मीडिया अब क्या बोलेगी। मैं अभी एक चैनल की देख रहा था, आप तो जानते हैं अडानी का चैनल है। वो लिख रहा है कि अब टैरिफ ही 10% रह जाएगा। ये चंडू खाने की खबरें बिना पढ़े लिखे कहां से लोग निकाल लाते हैं, कहां से। तो कई चीजें हैं संतोष जी जो आज की इस खबर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। और अगर ये सब ऐसे ही चलेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ये कोई विचार नहीं कर रहा है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एआई समिट में जो अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ उस पर सब बोल रहे हैं, लेकिन लगातार एक राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हमारी धज्जियां उड़ाता रहता है, हमें हमेशा निर्वस्त्र करता है। ये तो उतार के गए कपड़े, वो तो जब चाहता है तब फाड़ देता है। कभी जेब फाड़ देता है, कभी बांह फाड़ देता है, कभी सामने से बलद तोड़ देता है। कहता क्या मतलब, और हम लोग खामोश रहते हैं। आखिर इस देश के युवा नागरिकों को क्या हो रहा। देखिए लखनऊ में योगी के राज में मोदी को अगर आया जा रहा है सार्वजनिक, वापस लो यूजीसी, वरना हम आपको उन्हीं 2 सीटों पर लाके पटक देंगे, हिंसक आंदोलन करेंगे। वो कह रहे हैं सड़क पर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। लेकिन रात 1 बजे एक ऐसी खबर आती है, परेशान भाजपा के नेताओं की नींद उड़ जाती है। और मोदी के एक मंत्री का तो कहना ही क्या है, रेल मंत्री है, वो कह रहे हैं कि ट्रेन चलती है तो बिजली ऊपर से लेती है और रुक जाती है तो नीचे से ऊपर देती है। मैं तो भैया धन्यवाद ऐसे रेल मंत्री और ऐसे रील मंत्री का मैं तो शुक्रगुजार हूं कि भारत विश्व गुरु बनने से अब कोई रोक नहीं सकता है, अब कोई नहीं रोक सकता। और प्रत्येक मानव के हाथ में हजारों नहीं करोड़ों रुपया होंगे, वो कभी भी कह सकते हैं। मजदूर के हाथ में भी मजदूरी करोड़ों रुपया हो सकती है, मैं ये तय मानता हूं। लेकिन संतोष जी, जो रात 1 बजे हुआ, जो देर रात हुआ अमेरिका में, उससे भारत के प्रधानमंत्री को क्या कोई सबक मिलेगा या नहीं। देखिए शिव जी, बड़े ही संक्षेप में मैं दो तीन चीजें बड़े आराम से रख दूंगा। दुनिया का सबसे पुराना और प्राचीन लोकतांत्रिक देश भारत। हमारे यहाँ संविधान है, हालांकि 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं तकरीबन तकरीबन। शायद ही कोई ऐसी केंद्र सरकार बची हो जिसने संशोधन ना किया हो। अमेरिका का लिखित संविधान है, लेकिन छोटा संविधान है। और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश है। कल जो आया नतीजा और फैसला, जो अमेरिका के जजों ने बहुमत से ये कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाल पर एक तमाचा मारते हुए कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने जो किया वो गलत किया। दुनिया भर के देशों पर इस तरह के टैरिफ लगाने का आपका कोई अधिकार नहीं है।
आपने गलत तरीके से इस अधिकार का इस्तेमाल किया, इसलिए जो टैरिफ लगाया गया। और अमेरिका के लिए नहीं, अमेरिका की अदालत की स्वतंत्रता देखिए, अमेरिका के जजों की वैचारिक सोच देखिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जजों की हिम्मत देखिए। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ये जो दुनिया भर के देशों पर आपने जो टैरिफ थोपा है वो गलत है, वो गैर कानूनी। अब मैं ज्यादा मुंह खोलूंगा नहीं हमारे देश के जज साहब के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब वो समय आ गया है जब भारत की न्यायपालिका को और भारत के जजों को बोलने से ज्यादा लिखवाने पर ध्यान देना चाहिए। बोलकर आप हाईलाइट तो हो जाते हैं, मीडिया की सुर्खियां तो बटोर लेते हैं, लेकिन वो आपके फैसलों में नजर नहीं आता। ये सवाल तो उठना शुरू होगा। लेकिन अब थोड़ा इससे आगे बढ़ जाइए। कैसे वो एक्सपोज कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री को, कैसे वो भारत के प्रधानमंत्री को फंसाते हुए नजर आ रहे थे, वो तमाम चीजें तो एक तरफ है। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति यानी साहिब के दोस्त ने जो है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6-3 के बहुमत से लिए गए फैसले के खिलाफ एक तरह से बिगुल फूंक दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं, भाषा पे गौर कीजिएगा, ये वही भाषा है जो साहिब के एक दोस्त निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे थे। पता नहीं क्या क्या कहा था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं अपने देश में कि भैया ये जो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अदालत है, इसको कुछ करना पड़ेगा। और यह मामला 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी आईईईपीए से जुड़ा था। और इसी कानून के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो टैरिफ लगा दिया था। टैरिफ आतंकवाद फैला रहे थे वो, टैरिफ जो टेरर फैला रहे थे वो। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया तो वो कह रहे हैं कि भैया अब इन अदालतों का कुछ करना पड़ेगा, इन अदालतों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि मैंने थंब में भी बताया, हम वो हवा हवाई नहीं है शिव जी जो सरकार गिराते रहते हैं। थंब में मैंने क्या कहा कि साहिब के दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी, मामला गड़बड़ाया तो साहिब पूरी तरह से फंस जाएंगे। अब समस्या यहाँ दूसरी है शिव जी, अमेरिका जो है या अमेरिका की जो संसद है, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति वहां सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देंगे तो हो सकता है इस तरह के हालात पैदा हो जाए कि अमेरिका की संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए और महाभियोग प्रस्ताव लाकर उनको हटाया भी जा सकता है। और अगर हटा दिया गया तो फिर क्या होगा? फिर जो नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, जो ये बहुत सारी फाइलें छुपा दी गई हैं, बहुत सारी फाइलें गायब कर दी गई है, वो सारी फाइलें पब्लिक डोमेन में आएगी, क्योंकि अदालत का आदेश से सारी फाइलें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। तो वो सारी फाइलें अगर आ जाएंगी तो पुरी का और खुलासा होगा, एस्टिन और हरदीप सिंह पुरी के संबंधों का और खुलासा होगा। तो साहब के लिए इस तरफ कुआं है, इस तरफ खाई है, एक तरफ ट्रंप उनको दबाते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में जो भी जीतेगा, साहिब की मुश्किलें, साहिब की दुश्वारियां जो है वो कम होने का नाम लेने वाली नहीं है, वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब तो राहुल गांधी ने भी पूरा अपना स्टाइल बदल के, पूरी अपनी रणनीति बदलकर एक तरह से सीधे और सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं शिव जी। संतोष जी, क्या मास्टर स्ट्रोक फिर होगा? ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा है तो एनडीटीवी ने एक पोस्ट लगा दी कि अब भारत पर 10% टैरिफ लगेगा। इस खबर का कोई तथ्य है? इस खबर में कहीं आपको दम दिखी? नहीं नहीं, वो जो अमेरिका ने जो अपना नया एक तरह से फैसला किया है कि अब चूंकि इसके तहत तो अवैध हो गया, तो अब जो है वो एक क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल उन्होंने एक 10% टैरिफ की बात कही है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा शिव जी, भारत 3 से 4% ऑन एन एवरेज टैरिफ दिया करता था। नहीं नहीं और नहीं, इस संतोष जी, हाँ इसमें ट्रंप ने कहा क्या है? वो लाइव प्रोग्राम में ये बोले हैं कि जो टैक्स मैंने लगाया था मैं अब 10% और बढ़ा दूंगा। हाँ, ये तो नहीं उसी में कहा। मैं आ रहा हूं। और नहीं मैं कोर्ट के आदेश का खंडन करता हूं। मैं नहीं, उसे नहीं शिव तो जी, फिर वो खंड कोर्ट के आदेश के खिलाफ तो मैदान में उतर ही गए। लेकिन जब आपने जो मीडिया की बात की, मैं ये कहूं कि अगर कोर्ट का आदेश लागू हो भी जाएगा तो भी वो एक पावर उनके पास और है 10% वाला लगाने का, यानी कुल मिला के 10%। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मास्टर स्ट्रोक वो कतई नहीं हो सकता। 3 से 4% का टैरिफ भारत दिया करता था। अगर 5% भी देना पड़ा, 6% भी देना पड़ा, 7% भी देना पड़ा, 10% तो बहुत दूर की बात है, 5, 6, 7% भी देना पड़ा, तो वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और एंकरानियों, गोदी मीडिया, अदानी मीडिया, मास्टर स्ट्रोक उनकी तो छोड़ दीजिए, वो तो नरेंद्र मोदी जो है अगर उनको सुबह छींक भी आ जाएगी तो भी उनके लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। नरेंद्र मोदी को अगर इस्तीफा भी देना पड़ेगा
तो भी उनके लिए मास्टर स्ट्रोक होगा। और कल को नरेंद्र मोदी को बीजेपी बड़े आराम से, बीजेपी के कुछ नेता उठाकर मार्गदर्शक मंडल में बिठा देंगे, तो एक दिन बाद उनकी भाषा बदलेगी, लेकिन उस समय चूंकि आदत पड़ चुकी है ना जबान पे, उस समय उनकी भाषा वही होगी कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अब वो मार्गदर्शक मंडल में बैठ के बीजेपी को और देश को चलाएगा। लेकिन दिक्कतें बढ़ने वाली, हमें इसको कई तरीकों से देखना पड़ेगा। लोकतंत्र और संविधान के लिए एक बड़ा संकट का काल, संवैधानिक संस्थाओं के लिए एक बड़ा संकट का काल है। हमारे यहाँ जज साहब ये बोलते हैं, बिहार में जब एसआईआर हो रहा था, याद कीजिए शिव जी, हम ही लोगों ने चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि अगर इसमें एक भी गड़बड़ी दिखा दिए, अगर आप 2-4 भी जीवित लोगों को ले आए जिनका नाम कटा होगा, तो हम पूरी प्रक्रिया को अवैध कर देंगे। वो नाम लिया आए थे राष्ट्रीय जनता दल वाले, वो नाम लिया आए थे कपिल सिब्बल, वो नाम ले आए थे बाकी राजनीतिक दलों के लोग और बाकी याचिकाकर्ता, और कोर्ट में पेश कर दिया था कि जनाब ये जीवित है और इनका नाम मृतक बताकर काट दिया गया। जज साहब से एसआईआर खारिज करने की हिम्मत नहीं हो पाई। बंगाल के लिए अलग मापदंड होगा, बिहार के लिए अलग मापदंड होगा, तमिलनाडु के लिए अलग मापदंड होगा। ये वो सवाल है जो चुभने लगे हैं। मैं सीधे सीधे कहूं, ये वो सवाल है जो चुभने लगे हैं, इस न्यायपालिका से अब सवाल पूछे जाने लगे हैं। और मैं तो सीधे सीधे कहूंगा, जुडिशरी डेमोक्रेसी में संसदीय उत्तरदायित्व होता है, सरकारें उत्तरदायी होती हैं, लेकिन अब यह समय आ गया है कि जजों का भी उत्तरदायित्व तय किया जाए कि आप रिटायर होने के कितने सालों बाद तक कोई पद नहीं लेंगे। और अगर आप जो बोलते हैं, बोलने में और जो फैसला लिखवाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तो तारतम्यता होनी चाहिए। या फिर आप जो बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी क्रांतिकारी बातें बोलते हैं, रोक लगा दीजिए कि मीडिया उसको कहीं छापे ना, मीडिया उसको कहीं दिखाए ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फैसलों को दिखाए, ताकि जनता उससे भ्रमित ना हो। जनता भ्रमित हो जाती है, अरे जज ने ठास दिया आज मोदी को और बिल्कुल अब तो एसआईआर रद्द हो जाएगा, ये हो जाएगा, देश की सूरत बदल जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। वो टिप्पणी पढ़ के तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, फैसले में कहीं दिखता नहीं है। अब देखना यह है कि इस रात के बयान पर भारत की मीडिया अब तक खामोश है, क्योंकि उसे अभी एआई पर नग्न प्रदर्शन का एक मुद्दा मिल गया है और उस पर भाजपा को जीता हुआ दिखाकर जो अब तक की नेगेटिविटी चल रही है पिछले 2-2.5 महीने से, उसे पॉजिटिव करना है। लेकिन वो मुद्दा भी अब उलट पड़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे उस मुद्दे को धार नहीं दे पा रही है। मीडिया प्रयास कर रही है, लेकिन जनता समझ गई है कि कांग्रेस को बोलने का मौका रोक क्यों रही है। कांग्रेस को बोलने दे। आप जंतर मंतर, आपने धरना प्रदर्शन के लिए स्टे कर दिया, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आपने सभी उन जगहों पर प्रदर्शन करने वाले सभी लोगों को जेल भेज दिया। अभी अभी जानकारी मिली है कि उन सभी जो गिरफ्तार किए गए थे यूथ कांग्रेस के लड़के, उन सबको अब 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। हो सकता है 2 साल जमानत ना हो सकता है 5 साल ना हो सकता है कभी ना हो। लेकिन क्या इस सबसे प्रदर्शन रुक जाएंगे? अरे ट्रंप से क्यों नहीं पूछते? वो जब चाहते हैं तब हमें बदतमीजी से पेश आते हैं। पूछो ना उनसे, हिम्मत दिखाओ ना, हौसला दिखाओ ना। अपने मीडिया वालों से भी कहो हौसला दिखाएं। अब तो वहां की अमेरिकी कोर्ट ने खबर छाप दी है, फिर भी खंडन आप लोग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। हमारी ट्रेड डील ही नहीं आज तक बन के आई है। ट्रेड डील में सच क्या है, झूठ क्या है? अरे ट्रेड डील बन के तो आए, ट्रेड डील के प्रपत्र तो आए सामने, कौन सी चीज बचेगी, कौन सी लगेगी, किस पर रहेगा, किस पर नहीं रहेगा। और अदालत ने कई प्रोडक्टों को ट्रेड डील के बाहर कर दिया है, जो उसमें भी संतोष जी बड़ा लोचा किया है जजों ने। कई एल्यूमिनियम, कई पदार्थ वापस बाहर कर दिए हैं कि इन पर ट्रेड डील जैसे चाहे वो करें। और ट्रंप तो अभी अभी बीबीसी पे खबर छपी है, ट्रंप कह रहे हैं नियुक्त हमने किया था तुम्हें जजों को और तुमने हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया है। वो तो खबर आ गई। तो आदमी ऐसा है। कुल मिला के बात यह है कि ट्रंप के इस पूरे ट्रेड डील प्रकरण में जिस तरीके से भाजपा जलेबी की तरह गोल गोल उलझ गई है, वो समझ नहीं पा रही है कि हम क्या करें, वो समझ नहीं पा रही है हम निर्णय क्या लें। संतोष जी, ये प्रकरण बहुत हल्का नहीं है। ये देश की संप्रभुता का प्रकरण है, ये देश की अखंडता का प्रकरण है, ये देश की ताकत का नमूना है कि हम झुकते चले जा रहे हैं। अगर हमने इस पर रोक नहीं लगाई तो आज जो एआई प्रकरण में जो देश की साख गिरी बता रहे हैं, तो इस प्रकरण में कितनी गिर रही है? रोज गिर रही है। नहीं शिव जी, अब ये समझ में नहीं आता कि ट्रंप मोदी साहब से सीख रहे हैं कि मोदी साहब ट्रंप साहब से सीख रहे हैं। दोनों की भाषा न्यायपालिका को लेकर, लोकतंत्र को लेकर लगभग लगभग सेम है। लेकिन हाँ,
जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है मोदी साहब डरे हैं, लेकिन आपने जो एआई समिट का जिक्र किया, पता नहीं क्यों मुझे सबसे विचित्र बात लगती है कि चलिए मान लिया ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मान लिया कि उनके पास जो है कोई फाइल है एप्स्टीन साहब की, मान लिया, चलिए मान लिया, गलगोटिया वालों के पास ऐसा क्या है कि मोदी की हिम्मत नहीं हो रही है उनके खिलाफ एक्शन लेने की। गलगोटिया ने आज तक अपनी उस तुच्छ हरकत पर माफी नहीं मांगी है, और उनकी वो जो महिला प्रोफेसर है ना, वो अपने आप को ही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि आपका 6 मेरा 9 हो सकता है, या मेरा 9 आपका 6 हो सकता है। एक मशहूर एंकर का नाम लेते हुए कह रही है कि वो हमारे एल्यूमनाई रहे हुए हैं। अरे उन्होंने आपके यहाँ से बीटेक की पढ़ाई की है, कर वो पत्रकारिता रहे हैं, यानी जो पढ़ाया वो उनके काम कुछ नहीं आया। पता नहीं आप पढ़ा पाए ढंग से कि नहीं पढ़ा पाए, वो दूसरी बात है, तो वो काम कुछ नहीं आया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी तक अपने कुकृत्य के लिए माफी नहीं मांग पा रही है, और मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करने। तो मेरा दिल थोड़ा सा बैठ जाता है, मुझे थोड़ा सा अचंभा होने लगता है, मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता है, और ये डर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लग रहा है। शिव जी, याद है हमने पिछले साल 15 अगस्त को शो किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आरएसएस एक प्रकार का एनजीओ है। अब वो सवाल उठने लगे। राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदलती है, जब बुरा समय आता है तो कहते हैं ना कि हाथी पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। एक बुरे समय की शुरुआत हुई है, मैं सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहूंगा कि इसको शब्दशः ना ले, एक बुरे समय की शुरुआत हो गई है। ट्रंप आपको एक तरह से बेइज्जत करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने आपके पूरे के पूरे समिट को, पूरे के पूरे करोड़ों रुपए के प्रचार तंत्र और प्रचार अभियान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपसे हिम्मत नहीं हो पा रही है उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई करने की। हालत ये हो गई थी कि आपने खाली करने को कहा, वो खाली करने को तैयार नहीं थे, तो आपको बिजली काटनी पड़ी। कहां थे आपके दिल्ली पुलिस? लगाते तो लठ लेके जाते सबको, कैसे नहीं खाली करते वो। तो ये हालत हो गई है। अब उन्होंने आरएसएस को एक प्रकार का एनजीओ बता दिया था। एक तरफ मोदी साहब फंसे हुए हैं, उधर से घर में राहुल गांधी घेर रहे हैं, विपक्षी दल घेर रहे हैं, और अब साहेब ने जो जानबूझकर बोला या गलती से निकल गया, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए ये कहा है कि यदि इस देश में क्लबों का, संघों का पंजीकरण अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कहीं प्रेस क्लब भी बनाते हैं ना शिव जी, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कहीं कोई पूजा पाठ के लिए कोई समिति बनाना चाहते हैं तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, खाता बही देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब इन सबका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पंजीकरण के दायरे में क्यों नहीं लाना चाहिए। यानी ये सवाल उठ तो गया है, अब आज नहीं तो कल आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उनको ये बताना पड़ेगा कि भैया उनके सरसंघ चालक, उनके जो नंबर 2 के हैं भोसवाले साहब, उनका जो पूरा का पूरा पदाधिकारी है, वो हवाई जहाजों से प्रवास करते हैं, साल भर घूमते रहते हैं, किसके पैसे पर घूमते रहते हैं, कहाँ जाकर ठहरते हैं, कैसे उनका खर्चा चलता है, पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ से है। और एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि भारत सरकार जो आपको सुरक्षा देती है, क्या उसका पैसा भागवत साहब देते हैं? अपनी जेब से नहीं कह रहा हूं, क्या वो आरएसएस के खाते से वो पैसा भारत सरकार को देते हैं, या भारत सरकार फ्री में उनको सुरक्षा उपलब्ध करवा रही है? और फ्री में करवा रही है तो कौन से संवैधानिक पद पर वो बैठे हुए हैं? यहाँ अखिलेश यादव का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं जिलों में जाता हूं तो मुझे सुरक्षा देने के लिए रिश्वत का आरोप वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम सवाल उठेंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि साहब फंसे हुए हैं। इसका एक तरीका हो सकता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर झोला उठाकर चल जाए, लेकिन कुर्सी का जो मोह है वो खत्म नहीं हो रहा, तो एक के बाद एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं। और अमेरिका में तो ये बड़ा बलंडर शुरू हो गया है। इसमें जीत सुप्रीम कोर्ट की हो तो भी साहब फंसेंगे, इसमें जीत डोनाल्ड ट्रंप की हो तो भी शायद फंसेंगे, क्योंकि वो तो मदमस्त हाथी की तरह व्यवहार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो सबको रौंदने के लिए निकला हुआ है, और वो मदमस्त हाथी की तरह उनका व्यवहार, जिसका खामियाजा मोदी जी को तो खैर छोड़ दीजिए, मोदी जी क्या है, इस देश में इतने प्रधानमंत्री आए और गए हैं, लेकिन उसका खामियाजा भारत की प्रतिष्ठा, भारत के मान सम्मान, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता, और शिव जी इससे भी बड़ी बात बता रहा हूं आपको, वैश्विक शांति को इसका सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो हिला हुआ है, और तनाव इतने चरम पर है। और कभी भी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कभी भी इस दुनिया में एक भयंकर लड़ाई छिड़ सकती है, तनाव इतने ज्यादा चरम पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहुंचा दिया है। और संकट की स्थिति में जिस विश्वगुरु भारत से एक बड़ी भूमिका की उम्मीद की जा रही थी, उस विश्वगुरु भारत के प्रधानमंत्री तो खुद ही
अपने देश के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, अपने हित की, अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वैश्विक शांति की रक्षा कहां से करेंगे? ये भारत के लिए एक अप्रिय सी परिस्थिति है। कल हमने जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा से मेरी खास बात हुई हमारे प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने कहा कि इस तरह की स्थिति कभी आई नहीं है, ये एक विचित्र स्थिति है। और उन्होंने तो इशारों इशारों में कह दिया कि भैया ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मोदी जी के साथ, क्योंकि मोदी जी पे अमेरिका ने बंदिश लगाई थी। इसके बाद उनको लगा कि मैं जाऊंगा अमेरिका बार बार, और उनको लगता है कि उनके जिस काम को अमेरिका सेटिस्फाई कर दे वो काम उनका बहुत अच्छा लगता है। सीधे सीधे यशवंत सिन्हा ने कहा कि वो बहुत भूखे हैं अमेरिका को लेकर, अमेरिका जाने को लेकर, अमेरिका के साथ संबंधों को स्वीकार करने को लेकर। उनको लगा कि भैया जो सरकारी सिस्टम है वो उतना काम नहीं कर सकता, तो पुरी को पकड़ा जो किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, पुरी ने एप्स्टीन को पकड़ा, अमेरिका की लॉबी में घुसे। इस तरह की स्थिति भारत के लिए कभी नहीं आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री को एक सो कॉल्ड, पुरी साहब के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, एस्टिन साहब के लिए कह रहा हूं कि सो कॉल्ड दलाल और अपराधी की जरूरत पड़े उस देश के तंत्र के साथ अपना संबंध विकसित करने के लिए। ये लोग कहते हैं 56 इंच। नेहरू जी जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति स्वागत करने के लिए आते थे, कोई तंत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी शिव जी, कोई तंत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। महात्मा गांधी जाते थे, पूरा का पूरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और सिर्फ उस एक सम्मेलन ने महात्मा गांधी को, भारत को एक पदवी दे दी। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के नेता, पॉलिटिकल लीडर सूट में बैठे थे, ठंड का मौसम था, और वहां एक अधनंगा फकीर बैठकर भारत के हितों की बात कर रहा था। पूरे के पूरे ब्रिटेन को हिला दिया था। कोई इकोसिस्टम नहीं था, कोई प्रचार तंत्र नहीं था, कोई सोशल मीडिया का आडंबर नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। और साहेब तो पूरा आडंबर करते हैं, कहते थे कि मैं खर्च नहीं करता। अमित शाह ने कहा मैं एयरपोर्ट पे नहा लेता हूँ। यहाँ तो जितनी आरटीआई आ रही है उसमें जो खर्च का खुलासा हो रहा है, अजय वासुदेव बोस साहब करते हैं, दो चार खर्च का खुलासा कर दिया, उसके बाद बताना बंद कर दिया। उसके बाद एम्बेसी कुछ और बताती है, विदेश मंत्रालय कुछ और बताता है, कभी कभी कहते हैं हम खर्च का हिसाब नहीं दे सकते। तो जो आदमी अपने विदेश यात्रा के खर्च का हिसाब देने को तैयार ना हो, जो आदमी ये बताने को तैयार ना हो कि उनका पीएम केयर्स फंड में पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, जो आदमी ये बताने को तैयार ना हो जो उनकी निधियां हैं, जो राष्ट्रीय राहत आपदा कोष है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, उसका पैसा खर्च करने को, उसका हिसाब किताब देने को तैयार नहीं है, वो आदमी पारदर्शिता की बात करता है, चरित्र की बात करता है, सनातन की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करता है। और मैं क्या कहूं, अब तो सनातन प्रेमी ही मैं बहुत ज्यादा अ, बाकी लोगों से यकीन नहीं करता। मैं तो सीधे सीधे पूछता हूं भैया, हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर भाजपा को वोट देने वाले लोगों, आप ही सोशल मीडिया पे उनसे गौर लगा लो ना कि साहब हिसाब किताब तो दे दिया करो खजाने का, कुछ तो बता दो कहाँ कहाँ हर चीज छुपाओगे। एक दो जगह चलो कर लो गड़बड़ी, लेकिन हर चीज में गड़बड़ी करोगे। और ये भी बता दो कि भैया इतने हजार करोड़ रुपए जो तुम्हारे खाते में आ गए हैं, जो ये कंपनियों ने चंदा दिया है, इसके बदले में तुमने उनको क्या दिया है? बेच दिया है क्या हमने? बेच दिया है क्या हमने? कम से कम ये तो बता दो। किसी के पास कोई जवाब नहीं है संतोष जी, कोई जवाब नहीं है। नेता, अभिनेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, आप एक बात बताइए, अगर आप कोई काम करो तो वो प्रदर्शन है। राहुल गांधी के घर को अभी घेर लिया है भीड़ ने, उनके खिलाफ जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। वो भिवंडी कोर्ट में गए, आज वहां भी उन्हें काले झंडे दिखाए गए। कुछ दिन पहले उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। कितने लोगों ने इस बात का खंडन किया? कौन से सरकारी मंत्री ने यह कहा कि उन्हें इस तरीके का, उनके खिलाफ यह वक्तव्य नहीं आना चाहिए? किसी ने कहा? नहीं कहा। हर चीज, आप बाजार में जो चीज लेने जाते हो, हम घर लेके आते हैं। घर में हम बच्चों को क्या माहौल देते हैं, जैसा माहौल बनता है वैसे ही तो बच्चे बनते हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार खुद देते हो, तो घर ही का तो विकराल स्वरूप देश है। आपने जो सबको समझाया, आज मैं देख रहा था एक वीडियो वायरल हो रहा था, 70 65 70 80 साल के बुजुर्ग हैं मुसलमान, उन्हें एक युवक जाता है और दे थप्पड़ मचा देता है, सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या है ये सब? किस ओर ले जा रहे हैं हम इस देश को? इन वीडियो से भारत की साख नहीं गिरती है, इन वीडियो से भारत की इज्जत नहीं उड़ती है। अरे भैया, हमारे चारों तरफ तो मुस्लिम कंट्रीज हैं। लिंचिंग के वीडियो, मारपीट के वीडियो, आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर देना, ये कहां से आए हैं लोग? नहीं, और उसमें भी देखिए, ये प्रोटेस्ट की बात करते मैं बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर बैठ के संसद भवन गए थे, विरोध का तरीका था, मैं उसकी आलोचना नहीं कर सकता हूं, सही तरीका था। सरकार को नींद से जगाने के लिए विरोध प्रदर्शन होना चाहिए,
और मैं खुद बीजेपी बीट को मैंने कवर किया है। अनुराग ठाकुर न जाने कितने मौकों पर प्रोटेस्ट करते थे, और प्रधानमंत्री का जो आवास हुआ करता था, उस समय 7 रेसकोर्स रोड हुआ करता था, उसके गोल चक्कर तक बीजेपी के युवा कार्यकर्ता जाते थे। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन कवर किया, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर तक वो चले जाते थे। और यही बीजेपी के नेता थे स्मृति ईरानी, चूड़ियां भेंट करना, मटके फोड़ना, पता नहीं क्या क्या विरोध प्रदर्शन, कैसे कैसे विरोध प्रदर्शन करती थी, क्योंकि सरकार को जगाना जरूर था। और मैं फिर कहूं कि शांतिपूर्ण तरीके से किए गए हर तरह के विरोध प्रदर्शन का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र को जीवित बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए। और कल का जो प्रोटेस्ट, आप उसको भले ही तमाम लोग ये कहे कि वो गलत हुआ, गलत किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं फिर कहूंगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब पूरी की पूरी मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया बिक गई है, अपोजिशन को स्पेस देने को तैयार नहीं है, जब सोशल मीडिया पर सरकार के पहरे लगे हुए हैं, यूट्यूब क्या कर रहा है शिव जी? यूट्यूब ने सबका वॉच गिरा कर रख दिया, आपको पता है? वॉच टाइम जो है, एक बड़े पत्रकार है बिहार के, उन्होंने लिखा है कि सभी का वॉच टाइम गिर गया है। वॉच टाइम गिरेगा तो आपका रेवेन्यू गिरेगा, रेवेन्यू गिरेगा तो आपकी हालत खराब होगी। जनता यहाँ ऐसी बैठी हुई है कि वो नाच गाना रील वो सब देखेगी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह पर जो हम लोग अपनी बातें रख रहे हैं, शिव कुमार मिश्रा हो या संतोष पाठक ऑफिशियल हो, वो ना हमारा क्यूआर कोड स्कैन करके हम तक कुछ फायदा पहुंचाएंगे, ना हमें हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें फायदा पहुंचाएंगे। और सरकार खिलाफ, मेन स्ट्रीम मीडिया खिलाफ, सोशल मीडिया पे हम जैसे लोगों को आप काम करने नहीं दे रहे हो, यूट्यूब, फेसबुक, ये तमाम चीजें, कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही, कहां आवाज उठाएंगे आप? मुझे बताइए ना, कैसे आवाज उठाएंगे? क्या करना चाहिए? क्या रात में सो जाए और सोते सोते हम आवाज उठाए और हम लगेंगे कि सरकार सुन लेगी? सरकार कैसे सुनेगी? सरकार को सुनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं तो शायद, तमाम लोग ये कहते हो राहुल गांधी का अपना इको सिस्टम है ना, हर सुबह उनको प्रधानमंत्री बनाते रहते हैं, मैं कहूंगा नहीं। मैं हमेशा कह रहा हूं शिव जी, राहुल गांधी को इस देश की जनता का दिल जीतने के लिए, वो महात्मा गांधी की तरह पूरे देश में घूमे तो हैं, बहुत अच्छी बात है वो घूमे हैं, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी की तरह से प्रोटेस्ट करना सीखना पड़ेगा। अपोजिशन में रहने वाली पार्टी को क्या करना चाहिए, अगर ये आपको सीखना है तो आपको बीजेपी से सीखना होगा। मैं तो उनको कहूंगा कि बाकी पुराने उसमें मत जाइए। 2004 से लेकर 2014 के बीच में बीजेपी ने जितने विरोध प्रदर्शन किए हैं, उन सबके फोटो वीडियो निकालिए, उनको सीखिए और उसी तरह से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करके मोदी की पोल खोलिए, उसी तरह से, सेम उसी तरह से। नहीं तो आप बीजेपी से पार नहीं पा पाएंगे। भैया सरकार, ये जनता आपको थोड़ी है कि तस्तरी में सजाकर सत्ता दे देगी। मेहनत करिए, उतरिए सड़क पर। मैं तो कहूंगा कि वहां कार्यकर्ताओं को क्यों छोड़ दिया था आपने? वहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को जाना चाहिए था। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को भी अब ये सब कर, आप सिर्फ अपने घर में बैठ के और बाहर आके दरवाजे पे आके बाइट देके काम चला लोगे कैसे? उतरिए सड़कों पे, थोड़ा सा गर्मी का मौसम बढ़ने वाला है, राजनीति के माहौल को गरमाइए, तभी तो सरकार हिलेगी। गरमा नहीं पाएंगे, पुलिस की लठ से डरेंगे और वो वाटर कैनन से डरेंगे। हालांकि वाटर कैनन, मैं बता देता हूँ दर्शकों को, जो पानी छोड़ते हैं ना, पानी की बौछारें बहुत बदबूदार होता है, बहुत बदबू आती है। हो सकता है कि आप 2 बार घर, 4 बार घर पर जाके नहाए, क्योंकि मैं कई बार इस तरह के प्रोटेस्ट में बतौर पत्रकार भीगा हूं कवर करते हुए। वो यूथ फॉर इक्वलिटी वाला जो था, वो रिजर्वेशन के टाइम में, मनमोहन सिंह के टाइम में, कई बार मैं हूं। लेकिन आपको ये झेलना पड़ेगा अगर आपको जनता का समर्थन चाहिए तो। जनता दुखी है, जनता परेशान है, लेकिन आप कुछ करेंगे तब तो जनता आपको विकल्प मानेगी। ऐसे थोड़ी है कि प्लेट में सजाकर सत्ता आपको दे देगी कि आइए साहब, लीजिए कुर्सी पे बैठिए, सत्ता का आनंद लीजिए। चलिए, तो फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे और आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि ट्रंप जो रोज रोज भारत के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, क्या वो जायज है या गलत? हमें जरूर बताइए, हमें आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।